गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के लेसन 6 द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 को समझेंगे, यानी 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसमें आपके फोकस के मेन पॉइंट है कॉजेस ऑफ अपराइजिंग, फेलियर ऑफ रिवोल्ट और सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, तो पहले आता है आपका द बिगनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रिवोल्ट्स यूजुअली ब्रेक आउट व्हेन द पीपल आर डिसकनेक्टेड विद द अथॉरिटी। क्या कह रहा है कि विद्रोह तब होते हैं जब लोग जो हैं डिसकनेक्ट हो जाते हैं अथॉरिटी से। मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, जो उपनिवेशवादी इंडिया था उसमें जो 19वीं शताब्दी में बहुत से विद्रोह हुए ट्राइबल्स और पीजेंट्स के, किसानों के। However, most of these were localized and erratic and were easily suppressed. और ये जो विद्रोह थे ये लोकल थी, जिनको आसानी से दबा दिया गया। On the other hand, the revolt of 1857 marked a sharp turn from the earlier revolts and uprising. ठीक है, लेकिन जो 1857 का विद्रोह था वो बहुत बड़ा था। It marked the first big opposition against the company's rule and affect a large पोर्शन ऑफ इट्स रूल टेरिटरी। अब वो क्या बोल रहा है, जो 1857 का विद्रोह था उसने जो कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। इट इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज द कंपनी रूल केम टू एन एंड एज इंडिया वॉज डायरेक्टली पुट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि जो कंपनी का रूल जो था वो ख़त्म कर दिया गया था और इंडिया को डायरेक्टली किसके अंडर कर दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट्स। बहुत से कारण हैं इस विद्रोह के होने के। कॉजेज फॉर द अपराइजिंग। ठीक है, इसके कारण क्या थे, पॉलिटिकल फैक्टर था। ठीक है, राजनीतिक कारण। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू मैनी इंडियन स्टेट both through war and through policies like the subsidiary alliance and the doctrine of lapse। अब इसमें क्या कह रहा है कि 18th सेंचुरी तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत के बहुत से राज्यों में अपना अधिकार कर लिया था, चाहे वो युद्ध लड़के किया हो, चाहे उनकी जो पॉलिसीज थी उनके थ्रू किया हो, जैसे कि उनकी सब्सिडी अलायंस थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। इट ऑल्सो बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पावर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। और जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर कर आई ईस्ट इंडिया कंपनी। द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज अ कॉज ऑफ एंग्विश अमंग द सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी एज मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू अवध। और जो उन्होंने अवध को अपने अधिकार में लिया था ना, उसके कारण जो था बंगाल आर्मी में एक विद्रोह हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो बंगाल आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो अवध से बिलोंग करते थे। द कंपनी आल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज नाना साहेब एज द लेजिटिमेट हायर टू द थ्रोन ऑफ पुणे। और उन्होंने, कंपनी ने क्या कर दिया था, नाना साहेब को भी पुणे का जो राज सिंहासन था उसका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। वो नाना साहेब कौन थे, पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए संतान थे। द कंपनी आल्सो फोर्स नाना साहेब टू लीव पुणे एंड मूव टू कानपुर एंड दिस ऑल्सो बिकम अनदर कॉज ऑफ रेजिस्टमेंट। ठीक है, कंपनी ने नाना साहेब को क्या फोर्स किया कि वो पुणे छोड़कर कानपुर चले जाएं, जिसने भी इस विद्रोह को बल दिया। अनदर क्रूशियल फैक्टर फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट्स वाज द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर। ठीक है, और दूसरा रिवोल्ट का क्या कारण था, जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था मुगल एम्पायर के प्रति। बहादुर शाह जफर हु हैड बीन फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द रेड फोर्ट। उन्होंने बहादुर शाह जफर को भी लाल किले से बाहर कर दिया था। ऑल ऑफ हिज सक्सेसर वर आल्सो स्ट्रिप्ड ऑफ द टाइटल ऑफ एम्पेरर। अब आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। द कंपनी हैड अडॉप्टेड हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। कंपनी ने, आपको पता है कि बहुत ही हार्ड रेवेन्यू पॉलिसीज को अपनाया था। द इंडियन पीजेंट दस बिकेम एक्सट्रीमली इम्पॉवरिश्ड, जिसके कारण जो किसानों की स्थिति थी भारत में बहुत खराब हो गई थी। मोर ओवर दे हैड टू फेस एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द न्यू इंटरमीडिएटरी क्लास लाइक द जमींदार्स एंड द मनी लैंडर्स। और उनको किसका शोषण सहना पड़ रहा था, जो आपके जमींदार थे और मनी लैंडर्स थे, उनका शोषण सहना पड़ रहा था। वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वर आल्सो कॉज्ड बाय द फेमिनीज। ठीक है, विच हैड बिकम कॉमन इन द कंट्री। और वो बहुत बड़ी संख्या में मर रहे थे, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात हो रही थी भारत में।
फिर उसके बाद आता है मोर ओवर द वेल्थ टेकन फ्रॉम इंडिया वाज बीइंग यूज्ड फॉर कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड आल्सो टू फाइनेंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है, जो यहाँ से वो पैसे लेके जाते थे इंडिया से, वो उसका क्या प्रयोग करते थे अपने साम्राज्य को फैलाने में, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इंग्लैंड में उसको बढ़ाने के लिए। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन द इंडियन मार्केट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और जो मशीन से बना हुआ माल आपको पता है भारत में आने लगा था, जिसके कारण से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो कोलैप्स कर गया। Meanwhile, less furnished goods could be exported from India as the British government had imposed high tariff on the imported goods। ठीक है, उन्होंने बाहर जो भेजा जाता था सामान उस पर तो बहुत अधिक कर लगाते थे, और जो मतलब बाहर से जो सामान आता था उस पर कोई भी कर नहीं था। इंडिया दस बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम बिकेन एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब भारत क्या बन गया था, कच्चा माल बाहर भेजने वाला बन गया था, और जो बना हुआ माल था उसको खरीदने वाला बन गया था। मिलियंस ऑफ इंडियन आर्टिशियन वर रेंटर्ड अनएम्प्लॉयड एंड मैनी हैड टू रिवर्ट टू एग्रीकल्चर, जिससे जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, और वो दोबारा कृषि की तरफ चले गए थे। Social factors. The British were never assimilated into the Indian fold and they always remained as outsider। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो कभी भी भारतीयों में नहीं मिल पाए, वो हमेशा एक आउटसाइडर ही बने रहे। The government also did not permit Indians in higher ranks of the administration and army। और जो गवर्नमेंट थी उसने भी इंडियंस को परमिट नहीं किया कि वो प्रशासन में और आर्मी में ऊंचे रैंक्स पर जा सके। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रोड्यूस्ड डिसअपॉइंटमेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियन, जिसने क्या किया, जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनमें एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर दिया। द कॉलोनियल अथॉरिटीज अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द सोशल सिस्टम ऑफ the time such as abolition of sati and support for widow remarriage was seen as an इंस्ट्रक्शन इनटू देयर ट्रेडिशन। ठीक है, और जो कॉलोनियल अथॉरिटी ने अटेम्प्ट किया सोशल रिफॉर्म करने का, जैसे कि सती प्रथा को खत्म करना और विधवा विवाह करने का, इसको किस रूप में देखा गया कि वो हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर क्या थे, द कमिंग ऑफ मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज वॉज अ सोर्स ऑफ सस्पेशन फॉर द इंडियंस। ठीक है, बहुत सी क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी वो भारत में आ गई, जिन्होंने भारतीयों में एक संदेह पैदा किया। दे फियर दैट दे वुड बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और उनमें ये भय पैदा हो गया कि वो उनको क्रिश्चियंस में बदल देंगे। द सोशल रिफॉर्म्स टेकन अप ड्यूरिंग द पीरियड वर आल्सो सीन एज एन इंस्ट्रक्शन इनटू देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। और जो भी उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया उसको कैसे देखा गया कि वो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में दखल दे रहे हैं। The introduction of Western education also meant that many Muslim Maulvis and Hindu Pandit lost their traditional roles। और जो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था नई वेस्टर्न एजुकेशन का, उसके कारण क्या हुआ, जो मुस्लिम मौलवीस है, जो हिंदू पंडित है, उनको लगा कि उनका ट्रेडिशनल जो रोल है वो खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका मिलिट्री फैक्टर्स। In 1816, the company passed a law which stated that the Indian spies in the army would be taken abroad if required। 1816 में कंपनी ने एक लॉ पास किया जिसमें कहा गया कि अगर जरूरत हुई तो इंडियन जो सिपाही है उनको बाहर विदेश भी ले जाया जा सकता है। This was however not acceptable for the Hindu soldiers who believed that they would be lost their caste if they crossed the sea। अब ये इसको किसने स्वीकार नहीं किया, जो हिंदू सिपाही थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो समुद्र को पार कर लेंगे तो उनकी जो जाति है वो खत्म हो जाएगी। मोर ओवर द सिपाहीज वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड, और जो सिपाहियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी मेंट दैट नन ऑफ द इंडियंस कुड गेट प्रमोटेड टू हाई पोजीशन इन द आर्मी। और आर्मी में भेदभाव कैसे था, जो भी सोल्जर्स होते थे उनको, इंडियन जो होते थे उनको हाई रैंक पे कोई भी पोजीशन नहीं मिलती थी। द इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट ऑल्सो इफेक्ट द सिपाहीज एज मोस्ट ऑफ दीज सोल्जर्स वर फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज। और जो उन्होंने किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया था उसका भी सिपाहियों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत से सिपाही जो थे वो किसान फैमिलीज से आते थे। द डिसकंटेंटमेंट एंड अननेसेसरी क्रिएटेड हेल्प अ ब्रिंग अबाउट द रिवॉल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इमीडिएट कॉजेज। The introduction of a infiled rifle was the immediate cause of the outbreak of the revolt। और आपने जो भी इनफील्ड राइफल होती थी उसके कारण भी जो था 1857 का विद्रोह हुआ। द न्यू गन वॉज इशूड इन 1856। जो नई गन्स थी वो कब आई, 1856 में। एंड इन ऑर्डर टू लोड द राइफल द सोल्जर्स हैड टू बाइट द
कार्ट्रिज, और उसमें राइफल को लोड करने के लिए क्या होता था, सोल्जर्स को अपने मुंह से कार्ट्रिज को कट करना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था, विच हैड बीन ग्रीस्ड विद बीफ टॉल एंड बिग पिग फैट, जिसपे किसकी चर्बी लगी रहती थी, गाय की और सुअर की। Both the Hindus and Muslim soldiers were convinced that the government was trying to make them lose their religion, जिसके कारण क्या हुआ, जो हिंदू और जो मुस्लिम सिपाही थे उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या ट्राई कर रही है, उनका धर्म नष्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑन 29 March 1857 मंगल पांडे refused to use the cartridge and opened fire on his superior when he was forced। और आपको पता है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने किस पे फायर कर दिया, अपना जो सुपीरियर था उसके ऊपर फायर कर दिया, जो उसे फोर्स कर रहा था उस कार्ट्रिज को लगाने के लिए। ही वॉज अ सोल्जर्स ऑफ द 34th बंगाल इन्फेंट्री हु वॉज देन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, जिसको वो 34 बंगाल इन्फेंट्री का सोल्जर था जिसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया। दिस इंसिडेंट बूस्टेड द मोरल ऑफ द इंडियन सिपाही, इस जो इंसिडेंट्स ने जो था सिपाहियों के मोरल को बहुत ही ऊंचा कर दिया। एट मेरूद द अपराइजिंग टुक अ वायलेंट फॉर्म, ठीक है, मेरठ में जो था विद्रोह ने बहुत ही हिंसक रूप ले लिया। ऑन 9 मई 1857 द सोल्जर्स ऑफ द 3rd कैवेलरी रिफ्यूज्ड टू टच द कार्ट्रिज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे वर सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। 9 मई 1857 को जो सोल्जर्स थे 3rd कैवेलरी के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उन कार्ट्रिज को हाथ लगाने से, जिसके कारण उन्हें क्या हुई, 10 साल की सजा करी गई। दिस ऑर्डर angered the remaining सिपाहीज who then went on to storm the prison, releasing the prisoners, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जो दूसरे सिपाही थे उनके अंदर असंतोष पैदा कर दिया। बिफोर दे मार्च ऑन टू दिल्ली, these सिपाहीज हैड किल्ड अ नंबर ऑफ यूरोपियंस इंक्लूडिंग वुमेन, और जब इन सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया तो इन सिपाहीज ने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में जो यूरोपियन थे और उसमें जो वीमेंस थी उनको भी खत्म कर दिया। फिर आता है आपका दिल्ली। ऑन 11 मई द रिबेल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल भक्त रीच दिल्ली एंड मेड द मुगल रूलर बहादुर शाह जफर प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द इम्पीरियर ऑफ इंडिया। 11 मई को क्या हुआ, जो रिबेलियन से जो विद्रोही थे वो किसकी लीडरशिप में, जनरल भक्त की लीडरशिप में दिल्ली पहुंचे, और उन्होंने मुगल जो रूलर था बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। मैनी पब्लिक बिल्डिंग वर सून कैप्चर्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश वर आल्सो किल्ड, उन्होंने बहुत सी जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उन पर भी कब्जा कर लिया और बहुत से ब्रिटिश को भी उन्होंने मार दिया। From Delhi, the revolt spread to other centers like Kanpur, Bareilly and झांसी। दिल्ली से जो था वो विद्रोह कहाँ का फैला, आपका कानपुर, बरेली और झांसी में। Among others, it was already June when the news of the uprising in India reached England, और जून तक ये खबर जो थी वो इंग्लैंड पहुंच गई। फिर आपका आता है कानपुर। At Kanpur, the revolts were led by Nana Sahib the पेशवा along with तात्या टोपे। कानपुर में रिवोल्ट्स का किसने वो किया, नाना साहब और पेशवा ने किया। नाना साहेब द पेशवा जो कि पेशवा थे और जो तात्या टोपे ने मिलकर किया। ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम कानपुर। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ गवर्नर अंडर द मुगल एम्पायर। उन्होंने अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया मुगल एम्पायर के अंदर। बहादुर शाह जफर द ब्रिटिश सून एग्री टू सरेंडर एंड नाना साहेब एग्री टू प्रोवाइड सेफ पैसेज टू द यूरोपियंस who could move from कानपुर टू इलाहाबाद। और क्या किया, ब्रिटिश ने उनके आगे सरेंडर कर दिया और उन्होंने नाना साहब किस बात के लिए एग्री हो गए कि वो यूरोपियंस को एक सेफ पैसेज देंगे कानपुर से इलाहाबाद जाने के लिए। ऑन 27 जून 40 बोट्स कैरिंग ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन वर फायर्ड अप ऑन बाय द नाना साहेब ट्रूप्स। और 27 जून को जब वो बोट जा रही थी ब्रिटिश वुमेन्स और चिल्ड्रन को लेकर उन पर फायर कर दिया नाना साहब के ट्रूप्स ने। मैनी वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोल्जर्स डाइड एज अ रिजल्ट एंड द लेड टू इंक्रीज एंटी इंडियन स्टेटमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत संख्या में जो ब्रिटिश वुमेन चिल्ड्रन मारे गए। उसने क्या किया, एक रॉन्ग मैसेज पास कर दिया ब्रिटेन में। हाउएवर इट वाज नॉट क्लियर एज टू हूम ऑर्डर द फायरिंग। अभी तक ये क्लियर नहीं था कि किसने फायरिंग के ऑर्डर दिए। फिर आता है आपका अवध। द रिवोल्ट इन अवध वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। जो अवध का विद्रोह था उसको किसने लीड किया, बेगम हजरत महल ने। हियर द रॉयल फैमिली हैड बीन इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश हु
एनेक्टेड द स्टेट। यहाँ पे जो ये रॉयल फैमिली थी उसको ब्रिटिश जो थे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। मोर एवर दिस एनेक्सेशन क्रिएटेड दिस कंटेंटमेंट अमंग द सिपाहीज, और जो उनका मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था रॉयल फैमिली के प्रति, उसने भी सिपाहीज में विद्रोह का जन्म किया। मोस्ट ऑफ whom वर फ्रॉम अवध, और उनमें से जो सिपाही थे बहुत सारे अवध से थे। सर हेनरी लॉरेंस वॉज द ब्रिटिश कमिश्नर एट लखनऊ व्हेन द रिवोल्ट ब्रोक आउट, और जब विद्रोह हुआ उस समय कौन था, उस समय कमिश्नर और लखनऊ का कौन था, सर हेनरी लॉरेंस था। ब्रिटिश फोर्सेस मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अवध टुक रिफ्यूज एट द रेजिडेंसी कंपाउंड विच हैड बीन fortified. It was besieged for 8 months, but the Indian rebels could not dislodge the British. फिर आपका आता है झांसी। झांसी में क्या था, रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी डिसाइडेड टू ज्वाइन द रिबेल्स बिकॉज द कंपनी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर एडॉप्टेड सन एज द हायर टू द थ्रोन। रानी लक्ष्मीबाई ने भी डिसाइड किया कि वो इस विद्रोह का हिस्सा बनेगी, क्योंकि कंपनी जो ने उनका जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। द कंपनी हैड लॉस्ट all its control over the kingdom by the June 1857, but it regained its control by 1858 under the leadership of Sir ह्यूज रोज। अब उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश थे वो 1857 तक अपना पूरा कंट्रोल खो चुके थे, लेकिन 1858 आते आते उन्होंने दोबारा से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसके नेतृत्व में, सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में। हैविंग फेस्ड डिफीटेड द रानी फेल्ड एंड शी ज्वाइंड तात्या टोपे एट कल्पी। ठीक है, जब रानी लक्ष्मीबाई हार गई तो उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया था, तात्या टोपे को कल्पी में। शी वॉज किल्ड एट द सेकेंड बैटल ऑफ ग्वालियर, और वो कब मारी गई, सेकेंड बैटल ऑफ ग्वालियर में। तात्या टोपे वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और तात्या टोपे को भी पकड़ लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट्स। The revolts were totally suppressed in 1858 under the commanders like Henry Havelock, James Outram, Colin Campbell, Hugh Ross and John Lawrence। ठीक है, 1857 के विद्रोह को 1858 आते आते पूरी तरह से कुचल दिया गया था। किसके नेतृत्व में, हेनरी हेवलॉक्स, जेम्स ऑट्रम, ये सारे जो ब्रिटिश थे उनके नेतृत्व में। इन दिल्ली आफ्टर द रिबेल्स वर डिफीटेड इन द battles at the Red Fort, Kashmiri Gate and Chandni Chowk, Bahadur Shah Zafar was exiled to Rangoon where he died in 1862। और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, और जो वहाँ 1862 में खत्म हो गए। Many civilians were also massacred by the British soldiers। At कानपुर नाना साहब escaped to नेपाल after facing defeat, और कानपुर में नाना साहब ने जब हार का सामना किया तो वो नेपाल भाग गए। अवध was also recaptured and the बेगम ऑफ अवध escaped, और अवध पे भी उन्होंने दोबारा से अधिकार कर लिया, और जो अवध की बेगम थी वो भाग गई। अदर मेजर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट्स हैड डाइड इन बैटल, और जो बहुत से लीडर थे इस विद्रोह के वो मारे गए। द ब्रिटिश वर एबल टू री एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी बाय 1859, और ब्रिटिश ने अपना पूरा अधिकार फिर से 1859 में दोबारा से स्थापित कर लिया। अब फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ उसके बारे में बताया गया है। द हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। सम ऑफ दीज आर, जो इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत से कारण बताए इस विद्रोह के असफल होने के, जो इस प्रकार हैं। अब जो फेलियर था इस रिवोल्ट का वो किसके कारण था उसको समझते हैं। बीइंग कन्फाइंड ओनली टू सर्टेन रीजन्स, द रिवोल्ट कुड नॉट स्प्रेड टू रीजन्स लाइक बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो विद्रोह था वो कुछ ही क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था, ये बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान, पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ इंडिया में नहीं फैला। नॉट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सपोर्टेड द अपराइजिंग, और समाज के जो विभिन्न वर्ग थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। मैनी प्रिंसली ग्रुप्स इंक्लूडिंग द सिंधियास, होलकर्स, पाटियाला एंड द राजपूत डिड नॉट राइज अप अगेंस्ट द कंपनी। जो बहुत से प्रिंसली ग्रुप थे जैसे कि आपके सिंधियास हो गए, होलकर हो गए, पटियाला हो गए, ये राजपूत हो गए, ये जो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध खड़े नहीं हुए। रादर दे रिमेन्ड लॉयल, वो उनके प्रति वफादार बने रहे। मोर ओवर द रिबेल्स डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, और जो इस विद्रोह को जो बुद्धिजीवी थे उनका सपोर्ट भी नहीं मिला। द रिबेल्स आल्सो लैक्ड अ यूनिफाइंग आइडियोलॉजी, मोर ओवर दे वर poorly organized and did not have any place to replace the British institutions of the government। और ये विद्रोह क्या था, एक तरह से लैक ऑफ यूनिफाइंग आइडियोलॉजी था, इसमें कोई एक विचारधारा नहीं थी। ठीक है, दे वर
पुअरली ऑर्गेनाइज, और वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं थे। दे डिड नॉट हैव प्लेस टू रिप्लेस, और उनके पास कोई ऐसी और साधन भी नहीं था जो वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट के, उनको रिप्लेस कर सके। द रिबेल्स आल्सो डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू फॉल बैक ऑन, और विद्रोहियों के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का भी अभाव था। इवन दो देयर वर डायनामिक एंड ब्रेव पर्सनैलिटी सच एज रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, भक्त खान एंड so on, they did not have an experienced leader for prolonged contest। उनके पास बहुत ही डायनामिक लीडर्स थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, नाना साहब हो गए, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। ठीक है, मोर ओवर बहादुर शाह जफर वाज एन यूनिस्प्रिंग एंड रेलिकेंट लीडर, उसमें से जो बहादुर शाह ही थे वो ही थे एक। ठीक है, द रिबेल्स आल्सो डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड हैड टू फाइट द गन्स एंड कैनन्स ऑफ द ब्रिटिश विद अवेलेबल वेपन्स विच वर मोस्टली सॉर्ड्स। ठीक है, अब क्या हो गया, विद्रोहियों के पास मॉडर्न हथियार भी नहीं थे कि वो ब्रिटिश का सामना कर सके। स्पाइक्स एंड स्पीयर्स, द लैक ऑफ गुड्स कम्युनिकेशन सिस्टम वाज अनदर रीजन फॉर द डिफीट, और उनके पास जो था कम्युनिकेशन का भी लैक था, जिसके कारण से उनकी हार हुई। अब नेमिंग ऑफ द रिवोल्ट्स, द डिबेट, many British writers who wrote in the aftermath of the 1857 called it a सिपाही म्यूनिटी। ठीक है, अब बहुत से ब्रिटिश जो राइटर्स थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा, सिपाही म्यूटिनी कहा, विच रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल, जो किसके कारण हुआ था, जो वो इनफील्ड राइफल थी उनके कारण। दिस वॉज contested by many Indian nationalist writers who feel that the appropriate name for the revolt should be the first war of Indian independence। और जो भारतीय इतिहासकार थे वो इससे सहमत नहीं थे, वो इसको पहली लड़ाई बताते थे भारतीयों की इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, उनके हिसाब से वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। इट वॉज द फर्स्ट वाइड स्प्रेड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये सबसे पहले बड़ा विद्रोह था ब्रिटिश के खिलाफ। हाउएवर देयर आर मैनी अदर स्कॉलर्स हु फील दैट द रिबल्स डिड नॉट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, लेकिन बहुत से ऐसे लोग स्कॉलर भी हैं जो ये मानते हैं कि ये विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए नहीं था। मोर ओवर द नोशन ऑफ इंडियन बीइंग अ नेशन वाज एब्सेंट एट दैट टाइम, और जो इसमें एक भारतीय बीइंग एक नेशन होने का जो भाव था उसका अभाव था। द लॉयल्टी ऑफ द सिपाहीज लेस विद द प्रोविंशियल किंगडम दैट दे बिलोंग, और जो सिपाहियों की वफादारी थी वो उसी किंगडम के प्रति थी जिससे वो बिलोंग करते थे।